दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये रेनेसां स्टार्ट होने से बिफोर आगे इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड था, पॉलिटिकल हिस्ट्री था, उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दो सबसे बड़े युद्ध जो इंग्लैंड में हुआ था, वॉर ऑफ रोजेस एंड 100 ईयर्स वॉर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रेनेसां कैसे स्टार्ट हुआ दोस्तों, ये हमने देख लिया। उससे पहले के बैकग्राउंड जानना भी ज़रूरी है इंग्लिश लिटरेचर में। तो एज ए हिस्ट्री आप ये देख सकते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 100 ईयर्स वॉर क्या था और वॉर ऑफ रोजेस क्या था। दोस्तों 100 ईयर वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था 1337 में और एंड हुआ था 1453 में। इसका स्टार्ट कैसे हुआ दोस्तों, अब मैं कहूँगा ऐसे सिंपल स्टोरी के हिसाब से कहूँगा, आप समझना। क्या हुआ कि दोस्तों हम जानते हैं कि फ्रांस ने जब नॉर्मन ने जब इंग्लैंड पे हमला किया एंग्लो सैक्सन के बाद, तब फ्रांस का राज चल रहा था। फ्रांस रूल कर रही थी इंग्लैंड को। लेकिन दोस्तों फ्रांस के जो लास्ट किंग थे चार्ल्स फोर्थ, जब उनका डेथ हो गया तो उनके पास कोई सक्सेसर था नहीं जो इंग्लैंड का नेक्स्ट किंग बन सके। मतलब उनका कोई सन था नहीं जो इंग्लैंड का नेक्स्ट किंग बन सके। तब क्या है दोस्तों, इंग्लैंड के जो क्वीन थी, मतलब एंग्लो सैक्सन में जब इंग्लैंड के जो क्वीन थी, उनका नाम था इज़ाबेला, ठीक है ना। इज़ाबेला के जो सन थे एडवर्ड थ्री, और इज़ाबेला एक तरफ से चार्ल्स जो फोर्थ थे उनका सिस्टर भी थी, एक तरीके से उनका सिस्टर थी। मतलब बहुत क्लोज संपर्क था, रिलेशन था उनमें। तो जब इज़ाबेला को जब ये जब ये समझ में आया कि आफ्टर चार्ल्स फोर्थ डेथ उनका कोई सक्सेसर नहीं है, तो उन्होंने एक एडवाइस दिया फ्रांस को कि उनके जो बेटे हैं, जो सन है, वो इंग्लैंड के नेक्स्ट किंग बनने के लिए तैयार है, क्योंकि वो एक तरह से उनकी सिस्टर है। और जो एडवर्ड थ्री है वो इनडायरेक्टली से अगर हम देखें तो चार्ल्स जो फोर्थ है उनका सिस्टर की सन है। तो इज़ाबेला ने ऐसे एक एडवाइस दिया फ्रांस को कि आप चार्ल्स फोर्थ के पास जेहेतु कोई सक्सेसर नहीं है जो इंग्लैंड का नेक्स्ट किंग बन सके, तो उन्होंने एक एडवाइस दिया फ्रांस को कि उनके जो सन है एडवर्ड थ्री, वो परफेक्ट है इंग्लैंड के नेक्स्ट किंग बनने के लिए। तब दोस्तों जब ये बात इंग्लैंड से निकला, जब फ्रांस में गया, ये जो एडवाइस उन्होंने दिया था इज़ाबेला ने, तो फ्रांस के लोगों में एक एंग्री जो एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उनको ये मतलब मंजूर करने के लिए वो मतलब उनका कोई इंटेंशन ही था नहीं कि नेक्स्ट जो किंग वो इंग्लैंड से आए। उनका ये मानना था कि फ्रांस हुकूमत कर रहा है इंग्लैंड के ऊपर, तो नेक्स्ट किंग भी फ्रांस से होगा। तो दोस्तों जब इज़ाबेला ने ये एडवाइस दिया कि नेक्स्ट किंग एडवर्ड थ्री होगा, उनका सन होगा जो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके बाद क्या है कि दोनों मुल्क में एक वार का सिस्टम स्टार्ट हो गया, क्योंकि फ्रांस के लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट किंग इंग्लैंड से होगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस इंग्लैंड के ऊपर कब्जा कर चुका था। तो इस तरह से दोस्तों दो मुल्क में, दो सिस्टम में एक वार का स्टार्ट हुआ। और ये वार दोस्तों जब स्टार्ट हुआ, किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि 116 ईयर्स तक ये वार रन करेगा। 116 ईयर तक इस वार ने दोस्तों राज किया, और इस वार ने इंग्लैंड का बहुत वेल्थ गंवाया है दोस्तों। मतलब इंग्लैंड का बहुत ही पैसा नष्ट हुआ है, बहुत ही वेल्थ रिसोर्स नष्ट हुआ है इस 100 ईयर्स वार के नीचे। इतना ही दोस्तों रीज़न था कि चार्ल्स फोर्थ के मृत्यु के बाद उनका कोई सन नहीं था जो नेक्स्ट किंग बन सके। उनका एक सिस्टम है, फ्रांस जो किंग जो भी बनता है उनका एक रिचुअल है, एक सिस्टम है कि जो किंग बनेगा उसका सन ही नेक्स्ट किंग बनेगा। लेकिन उनका तो कोई सन था नहीं। तो उनकी जो सिस्टर थी इज़ाबेला, जो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने एक एडवाइस दिया कि आपके पास चार्ल्स फोर्थ का कोई बेटा नहीं है जो किंग बन सके, तो मेरा जो बेटा है, क्योंकि वो उनकी सिस्टर थी तो इंडायरेक्टली से उसका भी हक थे किंग होने का। तो जब ये एडवाइस गया फ्रांस में, तो एक दो मुल्क में
बहुत बड़ा वार का स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये वार स्टार्ट हुआ दोस्तों, और 116 ईयर तक ये वार चला, और लास्ट में जाकर 1453 को ये वार ख़त्म हुआ। दोस्तों ये था वार 100 ईयर्स वार, जो इस तरह से बहुत ही दुख भरा था दोस्तों इंग्लैंड के लिए। और ये रेनेसा का बिफोर एक हिस्ट्री था, और आपको जानने का लिए ज़रूरत है कि उसके बाद जो हेनरी 7 आए, 8 आए, क्वीन आई, तो उसके पहले इस तरह का सिचुएशन था, पॉलिटिकल सिचुएशन था इंग्लैंड का। दोस्तों दूसरा जो टॉपिक है वो है वार ऑफ रोजेस। दोस्तों 100 ईयर्स वार जो था वो एक्सटर्नल था, और वार ऑफ रोजेस तो जाओ वो उनकी अंदर ही एक वार छिड़ गया था, मतलब एक इंटरनल एक युद्ध था, वार था, जो हम देखेंगे कैसे स्टार्ट हुआ। दोस्तों वार ऑफ रोजेस स्टार्ट हुआ था 1455 को, और ये एंड हुआ था 1485 को, ठीक है ना। ये 30 साल तक दोस्तों ये वार चला था। अब कैसे स्टार्ट हुआ चलिए देखते हैं। दोस्तों हम 100 ईयर्स जो वार था वो जब फ्रांस और इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, तो लास्ट में जाकर वार जीता था इंग्लैंड ने। एडवर्ड थी जो किंग थे, जो लीड कर रहे थे, वो जीते, और उनके वो राजा हुए इंग्लैंड के, ठीक है ना। फ्रांस का हुकूमत ख़त्म हो गया, और इंग्लैंड के पहले जो इंडिपेंडेंस के बाद पहले जो किंग थे वो थे एडवर्ड थे। अब दोस्तों जब 1377 को एडवर्ड थी का मौत हो गया, तो उसके बाद किंग कौन होगा, इसको लेकर एक क्वेश्चन खड़ा हो गया इंग्लैंड के सामने, ठीक है। अब दोस्तों एडवर्ड जो थे उनका 4 थे बेटे, मतलब 4 सन थे। एक का नाम था जॉन ऑफ गॉन्ट, दूसरा था एडमंड, तीसरा दोस्तों गोल्डसेक्स्टर, ठीक है ना। इसके अलावा भी उनका एक एक सन था जो ऑलरेडी डेथ था, मतलब उसका बहुत पहले मृत्यु हो चुका था, उसका नाम था रिचर्ड टू। अब दोस्तों रिचर्ड टू जो उनका जो सबसे बिग सन था, एल्डर सन था, उसका नाम था दोस्तों एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि वो तो पहले डेड हो चुका है, तो आफ्टर एडवर्ड 3 का जब मौत हुआ, तो उनके जो नेक्स्ट 3 थे बेटे, उनका एक मन में एक इच्छा था कि वो नेक्स्ट किंग बनेंगे। लेकिन दोस्तों सिचुएशन पूरा ही उल्टा हो गया। एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस का भी एक सन था जिसका नाम था रिचर्ड टू, उसको सन मेड कर दिया गया इंग्लैंड का। मतलब एडवर्ड 3 के बाद जो नेक्स्ट सन होगा वो होगा एडवर्ड 3 का जो बड़ा लड़का था, एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस का लड़का होगा, जिसका नाम था रिचर्ड टू। अब दोस्तों जब ये अनाउंसमेंट हुआ इंग्लैंड से, तो उनके जो 3 थे बेटे, जॉन ऑफ गॉन्ट, एडमंड और ग्लॉसेस्टर के अंदर एक वार का स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, कि हम उसके बाद तो हमारा बनने का उचित है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि रिचर्ड टू जो जिसका कोई हक नहीं बनने का वो बन गया। तो दोस्तों इन तीनों ने मिलकर रिचर्ड जो टू था उसके अगेंस्ट एक वार स्टार्ट किया। और जब ये वार स्टार्ट हुआ दोस्तों, उनका जो सिंबल था वो था रोजेस। जैसे कि जॉन ऑफ गॉन्ट जो था उसका जो सिंबल था वो था रेड। एडमंड जो था सन, उसका जो सिंबल था वो था वाइट रोसेस का सिंबल था। दोस्तों उन सब ने मिलकर एक इंटरनल वॉर स्टार्ट हुआ अपने थॉन के लिए, मतलब जो नेक्स्ट किंग को कौन बनेगा, और रिचर्ड टू के अगेंस्ट में हुआ। और जो भी वॉर स्टार्ट हुआ उनमें से हर किसी का अलग अलग सिंबल था, और वो सब सिंबल था रोजेस का। इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, वॉर ऑफ रोजेस। आया समझ में दोस्तों वॉर ऑफ रोजेस का क्या मतलब क्या है। एडवर्ड 3 का जब मृत्यु हुआ उसके बाद किंग कौन होगा इंग्लैंड का नेक्स्ट किंग, इसको लेकर एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब क्या है कि उनकी सन थे चार सन थे, लेकिन जो सबसे एल्डेस्ट सन था वो ऑलरेडी डेथ हो चुका था, जिसका नाम था एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस। तो उन नेक्स्ट जो 3 सन थे उनके माइंड में एक इच्छा थी कि नेक्स्ट किंग तो हम में से कोई एक होगा, मतलब हर किसी की इच्छा थी कि मैं हूँगा। लेकिन दोस्तों क्या हो गया, सिचुएशन पलट गया, और जो एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस था उसका जो लड़का था रिचर्ड टू, उसको किंग मेड कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से तीनों के बीच में एक जंग छिड़ गया कि हम तीनों में बनने की एक ठीक था, मतलब हम तीनों में से एक होगा, तो ये कहाँ से बन गया। तो इसके लिए एक इंटरनल वॉर स्टार्ट हो गया 4 सिस्टम के अंदर, और ये तीनों ने मिलकर रिचर्ड जो सेकंड था उसके विरुद्ध एक वॉर स्टार्ट कर दिया।
और ये जब वॉर स्टार्ट हुआ, ये इंटरनल वॉर था दोस्तों, वॉर ऑफ रोजेस चल रहा था। और इनमें से इंग्लैंड के लिए भी कौन नेक्स्ट किंग होगा, इसके लिए एक वॉर स्टार्ट होगा जिसको कहते हैं वॉर ऑफ रोजेस। और इनका जो सिंबल था वो था रोज़ का सिंबल। दोस्तों ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लैंड का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था 16-14 सेंचुरी में, तो मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बोल सकते हैं। बाय दोस्तों, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।